हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सीएमए फाइनल ग्रुप 3 डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन सब्जेक्ट में दिसंबर 25 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स आर हुआ है एंड दैट इज टैक्स ऑडिट राइट। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है, यहाँ से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 7 मार्क्स का और एक एमसीक्यू टाइप 2 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, न्यूली इंसर्ट हुआ है। मतलब मिनिमम आपको 9 मार्क्स डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगा आपको, राइट। इसलिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स विथ क्विज रिवीजन पॉइंट्स प्रिपेयर किया हूँ, जो आपको लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवीजन करने में हेल्प करेगा और एग्जाम में श्योर शॉर्ट मार्क्स दिलाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप टैक्स ऑडिट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ होता है और कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस है एंड विथ पेनल्टीज, राइट। ये सब आज अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड ये मेरा ओन हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन के लिए बेस्ट है। और ये जो टैक्स ऑडिट का जो चैप्टर है, ये आपका सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं बट प्रैक्टिकली भी बहुत हेल्पफुल है, आपको जानना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट का टाइम आ गया है, अब सितंबर में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है एंड अक्टूबर में फाइलिंग है। तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको टैक्स ऑडिट के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्स ऑडिट होता क्या है? सी, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, टैक्स ऑडिट फॉल अंडर सेक्शन 44AB। टैक्स ऑडिट का मीनिंग क्या है? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो ऑडिट हो रहा है एंड इट एंश्योर्स दैट बुक्स आर प्रॉपरली मेंटेन, इनकम करेक्टली रिफ्लेक्टेड, डिडक्शंस राइटली क्लेम्ड, राइट, एंड इट हेल्प्स कर्ब फ्रॉड एंड सेव्स असेसिंग ऑफिसर फ्रॉम रूटीन चेक्स, राइट। तो ये है टैक्स ऑडिट का मीनिंग, आपको याद रखना है। ये वन टाइप ऑफ ऑडिट होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड इट एंश्योर्स बुक्स आर प्रॉपरली मेंटेन, इनकम जो है वो करेक्टली रिफ्लेक्टेड हुआ है या नहीं, डिडक्शंस जो है वो राइटली क्लेम किया गया है या नहीं, इसलिए ऑडिट होता है, राइट। एंड इट हेल्प्स कर्ब फ्रॉड एंड सेव्स असेसिंग ऑफिसर टाइम फ्रॉम रूटीन चेक्स। नाउ व्हेन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी, अब टैक्स ऑडिट कंपल्सरी कब है? बहुत सिंपल है, अगर बिजनेस है, एसएससी का अगर कोई बिजनेस है तो वहां पर सेल और टर्नओवर दिखा जाएगा, 1 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो वहां पर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट लेस देन 5% है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर आपका टैक्स ऑडिट अगर 5% से लेस है, राइट, अगर 5% से लेस है तो वहां पर आपका जो लिमिट है वो 10 करोड़ तक चला जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने डिस्करेज कर रहा है कैश ट्रांजैक्शन, तो अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन जितना लेस है उतना आपके लिए बेनिफिट है। जो टर्नओवर लिमिट है 1 करोड़ वो इंक्रीज होकर 10 करोड़ हो जाएगा अगर आपके पास कैश ट्रांजैक्शन लेस देन 5% है। इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वो सब बैंकिंग के थ्रू हो, राइट, ऑनलाइन थ्रू हो, सो दैट जो कैश ट्रांजैक्शन है वो मिनिमाइज हो सके। तो वहां पर जो लिमिट है वो है 10 करोड़, ये आपको याद रखना है। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। नाउ प्रोफेशन होगा तो वहां पर ग्रॉस रिसिप्ट है ग्रेटर देन 50 लाख। अगर आपका प्रोफेशन का जो सेल या फिर टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट अगर
एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, मैंडेटरी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सेक्शन 44AE, 44BB एंड 44BBB के केस में डिक्लेयर किया गया है लोअर इनकम अगर हुआ है सो वहाँ पर भी टैक्स ऑडिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन 44AE है, 44BB एंड 44BBB यहाँ पर डीम्ड प्रॉफिट दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। तो अगर उससे भी लोअर इनकम एसएससी शो कर रहा है तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और ऑडिट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 44ADA क्या है? सेक्शन 44ADA ऑल्सो डिक्लेयर्स लोअर इनकम एंड टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ग्रेटर है तो वहाँ पर भी टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। वो इसलिए है सेक्शन 44ADA के अंदर सब कुछ ऑलरेडी फिक्स दिया गया है कि आपको इतना मतलब ग्रॉस रिसीप्ट के ऊपर इतना आपको इनकम डीम्ड इनकम शो करना है, और इससे अगर आप ज़्यादा शो करते हो एंड अगर या फिर लोअर इनकम शो करते हो तो वहाँ पर भी आपको क्या होता ना टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 44AD के केस में टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ग्रेटर है तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड इफ ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर अदर लॉ देन फर्निश दैट रिपोर्ट प्लस फर्दर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA, 3CB एंड 3CD। एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय नॉन अकाउंट पे चेक अगर हुआ तो उसको कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQ आ सकता है। पेमेंट रिसीव्ड बाय नॉन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट इज इक्वल टू कैश ट्रांजैक्शन, राइट। और स्पेसिफाइड डेट आपको याद रखना है 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1). आपको 1 month प्रायर रिटर्न फाइलिंग से पहले 1 month के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना है। एंड करेंटली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बाई 30 सितंबर ऑफ 30 सितंबर है आपका जो टैक्स ऑडिट का अपलोड करने का ड्यू डेट, अगर रिटर्न फाइलिंग 31 अक्टूबर में अगर है तो, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है फॉर्म 3CA इफ ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर अदर लॉ फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, एंड फॉर्म 3CB जो है वो अदर केस में एप्लीकेबल हो जाता है। एंड सिमिलरली ये जो फॉर्म 3CD है ये स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स है। स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स तो इसमें सब कुछ मतलब इंफॉर्मेशन शो करना पड़ता है, जैसे कि EFF, ESIC, लीगल कॉम्प्लायंसेस, राइट। तो ये जो भी वगैरह है वो सब 3CD के अंदर आपको मेंशन करना होता है। डेप्रिसिएशन, दीज आर द थिंग्स। एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ये फॉल करता है सेक्शन 44AD के अंदर, और इसके ऊपर हम ऑलरेडी CMA इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से पढ़कर आए हैं, और यहाँ पर भी टैक्स ऑडिट के अंदर ऐड हुआ है। सेक्शन 44AD एलिजिबल एसएससी कौन होते हैं? ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, बट यहाँ पर LLP ऐड नहीं होगा। एंड इट शुड नॉट हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA एंड चैप्टर VIA अंडर C डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ये भी आपको नहीं मिलेगा, राइट। अब एलिजिबल बिजनेस, कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं? एनी बिजनेस एक्सेप्ट फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेज, सेक्शन 44AE, एजेंसी बिजनेस, कमीशन ब्रोकरेज इनकम, और ये सब ऐड नहीं हो गए सेक्शन 44AD के अंदर। एंड अगर टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट लेस देन 2 करोड़ है तो ये एप्लीकेबल होगा, और कैश रिसिप्ट अगर 5% से लेस है तो यहाँ पर भी जो मॉनिटरी लिमिट है टर्नओवर का वो 3 करोड़ तक चला जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर डीम्ड प्रॉफिट दिया गया है कि आपको गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम 8% टर्नओवर रिसिप्ट शो करना है अगर क्या मतलब अदर देन बैंकिंग चैनल हो तो, और 6% इफ रिसिप्ट्स आर बाय अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट और डिजिटल मोड, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो सेक्शन 44AD है, सेक्शन 44AD ऑलरेडी गवर्नमेंट के हिसाब से प्लान हुआ है, तो इतना इनकम में इतना आपको डीम्ड इनकम दिखाना है,
और वहाँ पर कोई भी फर्दर डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि सेक्शन 30 to 38 जो कि माना जाएगा कि ये ऑलरेडी अलाउड हुआ है। और रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स माना जाएगा कि आरसीसी ने WDV ऑफ एसेट्स फॉलो किया है। एंड ये है सेक्शन 44AD। देन आता है बुक्स एंड ऑडिट एज पर सेक्शन 44AD 4 and 5। राइट, क्या है? इफ profit not shown as per section 44AD in any of next 5 years, then RCC cannot opt section 44AD for next 5 years। ये आपको याद रखना है। एंड इफ टोटल इनकम ग्रेटर देन बेसिक एग्जीक्यूशन, देन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरीली मेंटेन करना पड़ता है एंड आपको टैक्स ऑडिट भी करना पड़ता है। अगर आपका टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जीक्यूशन से ज़्यादा हो रहा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है एंड टैक्स ऑडिट भी मैंडेटरी है। राइट। एंड सेक्शन 44AD कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है? एक तो प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 44A है, इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इनकम फ्रॉम कमीशन ब्रोकरेज यहाँ पर भी ऐड नहीं होगा। ये सब जो है ये सब नॉर्मल बिजनेस के अंदर फॉल करते हैं, तो ये इन लोगों ITR 3 के अंदर फॉल करेंगे, ITR 3 फाइल करेंगे। और एजेंसी बिजनेस ऑल्सो नॉट कमिंग अंडर सेक्शन 44AD। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। तो की फॉर्म्स एंड सेक्शंस टू रिमेंबर, आपको याद रखना है टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट होता है सेक्शन 44AB में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है सेक्शन 44AD में, एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश होता है फॉर्म नंबर 3CA 3CB प्लस 3CD, फॉर्म नंबर 3CA 3CB प्लस 3CD। राइट, ये आपको याद रखना है। टैक्स ऑडिट होगा तो सेक्शन 44AB एंड सेक्शन 44AB होगा टैक्स ऑडिट। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हुआ तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन 44AD एंड ये सब आपको याद रखना है। एंड टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है और क्या क्या एक्सेप्शंस है। राइट। तो हु मस्ट गेट टैक्स ऑडिट? अगर बिजनेस हुआ तो वहाँ पर आपको टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा शो करना है, तो वहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, देन आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। एंड इसमें कुछ एक्सेप्शन है या फिर लिमिट को इंक्रीज हुआ है, जैसे कि अगर टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है एंड डिक्लेयर किया है इनकम अंडर सेक्शन 44AD, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेबल नहीं होगा टैक्स ऑडिट। सिंपल। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से लेस है एंड आप इनकम 44AD के हिसाब से डिक्लेयर किए हो तो आपको भी टैक्स ऑडिट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। और टर्नओवर अगर लेस देन 3 करोड़ है एंड कैश रिसीव्ड ऑल्सो लेस देन 5% ऑफ टर्नओवर है एंड डिक्लेयर्स इनकम अंडर सेक्शन 44AD है, अगेन ऑल्सो यहाँ पर भी आपको टैक्स ऑडिट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल है ये। देन टर्नओवर अगर लेस देन 10 करोड़ है और कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट लेस देन 5% है तो वहाँ पर आपको हायर लिमिट अप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से लेस है और जो ट्रांजैक्शंस है वो लेस देन इक्वल टू 5% है, राइट, इन कैश ट्रांजैक्शंस लेस देन 5% है, तो वहाँ पर जो टर्नओवर का लिमिट है वो मैक्सिमम 10 करोड़ तक चला जाएगा। ये आरसीसी के लिए बहुत बेनिफिट है। राइट। सो सिमिलरली बिजनेस प्रोफेशन के केस में क्या है? प्रोफेशन के केस में हमको पता है ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर ऑडिट मैंडेटरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे रिसिप्ट अगर लेस देन 50 लाख है एंड इनकम डिक्लेयर हुआ है 44ADA में, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट। रिसिप्ट आपका 50 लाख से लेस है और आपने इनकम जो डिक्लेयर किया है वो 44ADA से लेस है, तो वहाँ पर भी आपको ऑडिट करना रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर रिसिप्ट लेस देन 75 लाख है
एंड कैश रिसिप्ट लेस देन 5% है एंड इनकम ऑल्सो डिक्लेयर हुआ है सेक्शन 44A के अंदर, तो वहां पर भी आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। वो इसलिए सेक्शन 44A जो है वो ऑलरेडी एक अलग सेक्शन है जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। तो वहां पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है, भाई आपके लिए टर्नओवर ये है और आपके लिए इतना ही डीम्ड इनकम आपको शो करना है, बस दैट्स इट। अगर उससे ज्यादा हुआ तो टर्नओवर उससे ज्यादा शो किया है एसएससी, तो वहां पर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, सिंपल। देन बिजनेस अंडर सेक्शन 44AE, 44BB, 44BBB के केस में क्या होगा, क्लेम्स लोअर इनकम देन डीम्ड, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44ADA के केस में क्लेम्स लोअर इनकम प्लस टोटल इनकम ग्रेटर देन बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट, तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ कैटेगरी थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है एंड एक्सेप्शन क्या है। बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD हुआ तो नॉट ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स इन एनी ऑफ नेक्स्ट 5 years एंड टोटल इनकम ग्रेटर देन बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट हुआ तो वहां पर भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। मियर हाई नॉन बिजनेस इनकम हुआ, जैसे कि सैलरी इनकम अगर 12 करोड़ है तो वहां पर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। वो इसलिए है, सैलरी ये एक सैलरी के अंदर जाता है तो सैलरी को बिजनेस नहीं कहा जाएगा। तो अगर आपका सैलरी इनकम 12 करोड़ तक चला जाता है फिर भी आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत आपको याद रखना है। मियर हाई नॉन बिजनेस इनकम, दैट इज अगर सैलरी इनकम आपका 12 करोड़ है तो वो भी टैक्स ऑडिट नहीं है, राइट, वो सैलरी इनकम में जाता है, ये दिस इज नॉन बिजनेस इनकम। ऑडिट अंडर अदर लॉ इज नॉट एनफ, आपको सिर्फ ऑडिट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एनफ नहीं है, आपको फर्निश करना है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अंडर फॉर्म 3CA, 3CB प्लस 3CD प्लस 3CD। और पेमेंट रिसीव्ड बाय नॉन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट अगर हुआ है तो उसको हमेशा कैश माना जाएगा। नाउ आते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, मीनिंग क्या है। सेक्शन 213 एंड 236 के अकॉर्डिंग बिजनेस का मतलब है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, सर्विस एक्सेट्रा। एंड प्रोफेशन के केस में क्या होता है, रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल मैनुअल स्किल बेस्ड ऑन लर्निंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन से लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर एक्सेट्रा, तो ये सब प्रोफेशन के अंदर फॉल करते हैं। और बिजनेस किसको कहा जाता है, जैसे कि ट्रेड हुआ, कॉमर्स का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एडवेंचर, सर्विस एक्सेट्रा। एंड कहाँ नीड होता है बिजनेस के केस में, इट्स सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी टू अर्न इनकम, और प्रोफेशनल केसेस में स्पेशल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। और ये सब आपको रीड करना है। व्हाट इज टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट, ये तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। और टर्नओवर जो है ये है एग्रीगेट अमाउंट फॉर व्हिच सेल्स आर अफेक्टेड, सर्विस रेंडर्ड, राइट। ग्रॉस रिसिप्ट ऑल रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इंक्लूड नॉन सेल्स आइटम्स चार्जेबल एज बिजनेस इनकम। और इसमें क्या क्या इंक्लूड, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, जैसे कि ट्रेड टर्नओवर डिस्काउंट शोन ऑन इनवॉइस ये एक्सक्लूड हो जाएगा, सेल्स रिटर्न एक्सक्लूड हो जाएगा, स्क्रैप सेल्स इंक्लूड होगा, जीएसटी इफ क्रेडिटेड सेपरेटली एंड पेड एक्सक्लूड हो जाएगा, एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, ब्रोकरेज कमीशन इंक्लूड होगा, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस जो एग्रीगेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एब्सोल्यूट वैल्यू के अनुसार ऐड होगा, डेरिवेटिव अगर प्रीमियम ऑन ऑप्शंस है तो डिफरेंस ऑन सेटलमेंट वो कैलकुलेट करना है, शेयर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड होगा, बट शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। तो प्रोफेशन के अंदर कौन कौन फॉल करते हैं, लॉयर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, सीए, सीएस, इंजीनियर, ये सब लोग, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, ये आपको याद रखना है, फिल्म आर्टिस्ट, एडिटर, लिरिसिस्ट, स्क्रीन प्ले राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, ये सब लोग प्रोफेशन के अंदर फॉल करते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग भी आपका प्रोफेशन के अंदर फॉल करते हैं, राइट। और स्पेशल सिचुएशंस क्या है, जैसे कि एसएससी डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन देन अप्लाई लिमिट सेपरेटली, टैक्स ऑडिट इफ आइदर एक्सीड, अगर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर
कोई भी टर्नओवर लिमिट एक्सीड हुआ तो वहां पर आपको टैक्स ऑडिट अप्लाई हो जाएगा। मल्टीपल बिजनेसेस है तो एग्रीगेट टर्नओवर कंसीडर किया जाएगा। एसएससी अगर ऑप्ट किया है 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई, तो टर्नओवर ऑफ दोज बिजनेस एक्सक्लूड हो जाएगा। नाउ की टैक्स पॉइंट्स, स्पेकुलेटिव डेरिवेटिव्स टर्नओवर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस लॉस प्लस प्रीमियम। कच्चा अरहर ये क्या है? दिस इज वन टाइप ऑफ कमीशन ओनली, ये आपको याद रखना है, इसमें एमसीक्यू आ सकता है। पक्का अरहर क्या है? इसका मतलब है टर्नओवर इंक्लूड ग्रॉस सेल वैल्यू इफ रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है तो, राइट। और एक्सक्लूड होगा एग्रीकल्चर इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। याद रखना है आपको, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फॉर्म 3CA जो है वो है एप्लीकेबल इफ ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर अदर लॉ, और फॉर्म 3CB अदरवाइज होगा, एंड 3CD होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। ये आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। 3CA कहाँ अप्लाई होता है? अगर ऑडिट अदर लॉ के अंदर है, जैसे कि आपका जो कॉर्पोरेट एक्ट, कंपनी एक्ट, राइट। एंड 3CB अदर केस में एप्लीकेबल होता है, एंड 3CD में स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स को फर्निश किया जाता है। तो इसमें याद रखने का बात यह है, बिजनेस अगर 1 करोड़ हुआ तो टर्नओवर होगा, और 1 करोड़ टर्नओवर हुआ तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर कैश ट्रांजैक्शन लेस देन 5% है तो वहां पर टर्नओवर लिमिट एक्सीड होकर 10 करोड़ तक चला जाएगा। प्रोफेशन के केस में 50 लाख है आपका टर्नओवर का लिमिट, 50 लाख से अगर ज़्यादा हुआ तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर कैश ट्रांजैक्शंस अगर 5% से लेस है तो वहाँ पर आपका जो टर्नओवर का लिमिट है प्रोफेशन के केस में वो इंक्रीज होकर 75 लाख तक चला जाएगा। सेक्शन 44AD, 44ADA के केस में टैक्स ऑडिट नॉट एप्लीकेबल इफ टर्नओवर, रिसीव्ड्स एंड कैश परसेंटेज कंडीशंस मेट, एंड नो अकाउंट पे चेक इज इक्वल टू कैश, ये आपको हमेशा याद रखना है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रूल 60 एंड फॉर्म्स सिचुएशंस कहाँ कहाँ होता है? अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर अदर लॉ, जैसे कि कंपनी एक्ट, LLP एक्ट, वहाँ पर 3CA एप्लीकेबल होता है। क्या क्या फर्निश करना पड़ता है? ऑडिट रिपोर्ट अंडर दैट लॉ प्लस ऑडिटेड फाइनेंशियल्स प्लस फॉर्म 3CD, ऑडिट रिपोर्ट अंडर दैट लॉ प्लस ऑडिटेड फाइनेंशियल्स प्लस फॉर्म 3CD। अगर ऑडिटेड नॉट ऑडिटेड एनी अंडर एनी अदर लॉ तो वहां पर 3CB अप्लाई हो जाएगा। तो क्या क्या फर्निश करना पड़ेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल्स प्लस फॉर्म 3CD। 3CD सबके लिए एप्लीकेबल है, बट जो 3CA एंड 3CB है वो नेचर के हिसाब से अलग अलग होता है। एंड ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग टैक्स ऑडिटर्स डिजिटल सिग्नेचर, एंड एसएससी मस्ट लॉग इन एंड अप्रूव फ्रॉम ई-फाइलिंग पोर्टल। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होता है टैक्स ऑडिटर के थ्रू हिज डिजिटल सिग्नेचर ओनली, एंड एसएससी जो है एसएससी लॉगिन करेगा और एसएससी का लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ और ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉगिन करके अप्रूव करेगा, राइट। तो ये है प्रोसेस। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होता है थ्रू यूजिंग टैक्स ऑडिटर्स डिजिटल सिग्नेचर, एंड देन एसएससी जो है वो लॉगिन करके ई-फाइलिंग पोर्टल के अंदर अप्रूव करता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग टैक्स ऑडिटर्स डिजिटल सिग्नेचर, एंड एसएससी मस्ट लॉग इन एंड अप्रूव फ्रॉम ई-फाइलिंग पोर्टल, राइट। और नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म 3CA क्या है और 3CB क्या है? सी मैंडेटरी ऑडिट अंडर अदर लॉ तो 3CA अप्लाई हो जाएगा, और अगर इन अदर केसेस नो होगा। कहाँ अप्लाई होता है? 3CA अप्लाई होता है कंपनी, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। 3CB अप्लाई कहाँ होता है? इंडिविजुअल के केस में, HUF के केस में, एंड पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेट्रा। ऑडिटर ओपिनियन क्या होता है फॉर्म 3CA के अंदर? नो सेपरेट ट्रू एंड फेयर व्यू, अटैच स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट एक्सेट्रा। 3CB के केस में ऑडिटर मस्ट स्टेट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन अकाउंट्स। अब अटैचमेंट क्या होता है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट
प्लस स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट प्लस फॉर्म 3CD। और यहाँ 3CB के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस फॉर्म 3CD, राइट। नाउ आता है रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। Allowed if payment made after furnishing original report needs recalculation on section 40-43B and it may revise multiple times before end of relevant assessment year। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बार बार रिवाइज हो सकता है बट बिफोर एंड ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। एंड पेनल्टी है अंडर सेक्शन 2721B फॉर फेल्यूर। क्या क्या पेनल्टी है? 0.5% of turnover gross received or lower of 1,50,000 whichever is lower, तो वो पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एसएससी के केस में रीजनेबल कॉज है तो। ये सेक्शन 273B के अंदर मेंशन किया गया है। ऑडिटर का रेजिग्नेशन हुआ तो वहाँ पर पेनल्टी नहीं लगेगा, ये एक रीजनेबल रीजन है। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो वहाँ पर रिलैक्सेशन है तो वहाँ पर भी पेनल्टी नहीं लगेगा। नेचुरल कैलामिटी हो गया, ये है एक्ट ऑफ गॉड, तो एक्ट ऑफ गॉड के केस में पेनल्टी नहीं लगता। और अनसर्टन इंसिडेंट हो गया जैसे कि फायर लग गया तो वहाँ पर भी पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर लॉकआउट स्ट्राइक ऐसा अगर कुछ हुआ तो वहाँ पर भी पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर पोर्टल में फेल्यूर शो कर रहा है जो कि बार बार होता आ रहा है इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर, तो वहाँ पर भी पेनल्टी नहीं लगेगा, राइट। ये सब रीजन है। और फॉर्म 3CD जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, मतलब एनेक्सर 3CA 3CB का एनेक्सर है स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, मतलब सब कुछ यहाँ 3CD के अंदर मेंशन करना होता है। टोटल 44 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं? 44, राइट। एंड इसको डिवाइड किया गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए बेसिक डिटेल्स है जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन, आधार, और इसमें नेम एज पर पैन, आधार है ऑप्शनल, और रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर GST एक्साइज एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड होगा। IEC इफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर। स्टेटस क्या होगा? कंपनी या फिर फार्म या फिर इंडिविजुअल या फिर HUF एक्सेट्रा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से फाइनेंशियल ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 25-26। और क्लॉज ऑफ सेक्शन 44A-B अंडर व्हिच ऑडिट डन, ये आपका A to E तक है। एंड देन व्हेदर ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BA, BAA, BAB, BAC, BAD, BAE must verify forms for example 10 IB, 10 IC etc. नाउ आते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर नेम एंड PSR ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स चेंजेस हुआ कि नहीं, और ऑल्सो नोट इफ शेयर्स आर इनडिटर्मिनेट, तो वो भी मेंशन करना है। नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन चेंजेस अगर हुआ है तो यूज करेक्ट बिजनेस कोड। Books of accounts prescribed and maintained, also mention address, server, cloud, information portal. Profit on presumptive basis on section 44AD etc. Then report section wise. Method of accounting change and effect, ICDS adjustment and disclosure. Then change in method not equal to change in policy. Then key points remember. यहाँ पर क्या क्या points याद रखना है? Form 3CA 3CB always accompanied by Form 3CD. Form 3CA 3CB always accompanied by Form 3CD, and only one of 3CA और 3CB अप्लाई होता है। 3CA 3CB मतलब एक साथ अप्लाई नहीं होता है। 3CA अलग केस में, 3CB अलग केस में, बट 3CD जो है वो सबके साथ अटैच होगा। ये अनेक्सर है, ये कंपलसरी है। 3CD कंपलसरी है बट 3CA 3CB सेपरेटली अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू नेचर। और सेपरेट ऑडिट नीडेड इफ अकाउंटिंग ईयर इज नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर, देन यूज फॉर्म 3CB, राइट। तो वहाँ पर 3CB अप्लाई होता है। नो अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट हुआ तो ये हमेशा कैश होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नो अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट है तो वो कैश हो जाएगा। ICDS I to X एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर मस्ट भी रिपोर्ट करना है। एंड यहाँ पर लिखा गया है व्हाई फॉर्म 3CD इज इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
फॉर्म 3CD जो है ये इंश्योर करता है प्रॉपर डिस्क्लोजर। इट कवर्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, related party transactions, disallowance, loans, compliances, etc. It helps assessing officer assess to taxable income, right? तो ये आपको याद रखना है फॉर्म 3CD क्यों इंपॉर्टेंट है। 3CD के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है एंड ये कवर करता है आपका लीगल कॉम्प्लायंसेस जैसे कि TDS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, related party transactions, disallowances, loans, compliances, etc. And it helps also AO assess to taxable income, right? और method of valuation of closing stock, clause 14 क्या है? It must be at cost or NRV whichever is lower, or cost as per specific ID, FIFO, weighted average, etc. And it must be applied consistently, and adjustment for tax duty says, for example, GST excise duty incurred in bringing inventory to present location and condition. If method deviates from section 145A, then it affect on profit and loss to be disclosed, right? और क्लॉज 15 के अंदर कैपिटल एसेट जो कन्वर्टेड होता है इनटू स्टॉक इन ट्रेड वो सब आपको मेंशन करना होता है। क्लॉज 16 में आपको मेंशन करना होता है अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो सब रिपोर्ट करना है जैसे कि आइटम अंडर सेक्शन 28, परफॉर्मा क्रेडिट, ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड्स, एस्केलेशन, क्लेम्स, एनी अदर इनकम, कैपिटल रिसीव्ड एक्सेट्रा। क्लॉज 17 के अंदर लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर्ड बिलो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हुआ तो डिस्क्लोजर करना है डिटेल्स एंड एड्रेस, कंसिडरेशन वर्सेस SDB, applicability of second provision to section 43CA1, fourth provision to section 56(2)(x। देन क्लॉज 18 आता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या ऐड होता है? डिटेल्स फॉर ईच ब्लॉक ऑफ एसेट, एक्चुअल कॉस्ट, रिटन डाउन वैल्यू, रेट क्या अप्लाई होता है, एडिशंस डिडक्शंस विद डेट एंड कौन सा डेट में पुट टू यूज हुआ, एडजस्टमेंट क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होता है, और WD भी एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सब डेप्रिसिएशन क्लॉज 18 के अंदर आपको मेंशन करना होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। क्लॉज 18 डेप्रिसिएशन, अगर ये भूलभाल हो जाएगा तो नोटिस आ जाएगा। देन क्लॉज 19 के अंदर आपको अमाउंट्स जो कि एडमिसेबल अंडर स्पेशल डिडक्शन सेक्शन है वो सब आपको मेंशन करना है। क्लॉज 20 के अंदर बोनस, कमीशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये सब आपको मेंशन करना होता है क्लॉज 20 के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड क्लॉज 21 के अंदर मेंशन करना होता है एक्सपेंसेस जो कि डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब मेंशन करना है। ये सब लिस्ट है, ये आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसको कोई एक क्लॉज को आप स्किप नहीं कर सकते हो, सब के सब इम्पोर्टेंट है। क्लॉज 22 के अंदर आपको MSME पेमेंट का इंफॉर्मेशन शो करना पड़ता है। अगर MSME का इंफॉर्मेशन है तो इंटरेस्ट अगर पेड हुआ है अंडर सेक्शन 23 ऑफ MED एक्ट नॉट अलाउएबल है। अमाउंट नॉट पेड टू MSME अगर बियॉन्ड टाइम अंडर सेक्शन 15 हुआ, नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 43BS, डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, तो वहाँ पर डिडक्शन होगा एक्चुअल पेमेंट के हिसाब से। रिलेटेड पार्टी पेमेंट हुआ है तो वो क्लॉज 23 के अंदर आपको मेंशन करना होता है। क्लॉज 24 के अंदर अमाउंट्स डीम्ड एज प्रॉफिट ऑन सेक्शन 33AB एंड 3AB, ये आपको याद रखना है, ये आपको मेंशन करना है। क्लॉज 25 के अंदर अमाउंट्स टैक्सेबल ऑन सेक्शन 41 मेंशन करना होता है। क्लॉज 26 डिजॉलेंस ऑन सेक्शन 43B, स्टैट्यूटरी पेमेंट वगैरह ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लॉज 26 के अंदर डिजॉलेंस अंडर सेक्शन 43B, अगर कुछ स्टैट्यूटरी पेमेंट ड्यू डेट के अंदर नहीं हुआ है तो वो क्लॉज 26 के अंदर मेंशन करना होता है। एग्जिस्टिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईयर एंड पेड या फिर नॉट पेड, incurred during the year and paid before due date under section 139(1) और not paid within due date, तो वो सब मेंशन करना है क्लॉज 26 के अंदर, जैसे कि PF का डिफॉल्ट, GST, एक्साइज ड्यूटी, इंटरेस्ट, ये सब। क्लॉज 27 में सैनबर्ड ITC क्रेडिट जो लिया है वो मेंशन करना है। प्रायर पीरियड आइटम्स कुछ है वो मेंशन करना होता है। क्लॉज 29A 29B में एडवांस फॉरफिटेड कुछ हुआ है तो वो, गिफ्ट्स, डीम्ड गिफ्ट वो मेंशन करना है। क्लॉज 30 के अंदर बोरोइंग ऑन हुंडी वो मेंशन करना होता है। क्लॉज 30A के अंदर ट्रांसफर बाइसिंग एडजस्टमेंट सेक्शन 92CE एंड क्लॉज 30B इंटरेस्ट लिमिटेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
जैसे कि सेक्शन 94B के अंदर एप्लीकेबल इफ इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर डिडक्शन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है 30% ऑफ EVI TDA। EVI TDA मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, राइट। तो ये सब वगैरह है। और रिपोर्ट टोटल इंटरेस्ट EVI TDA एक्सेस इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लॉज 30B। क्लॉज 30C के अंदर गार इम्परमिसिबल अवॉइडेंस सेक्शन 96 ये आपको मेंशन करना होता है। क्लॉज 31 के अंदर लोन्स डिपॉजिट वगैरह ये सब मेंशन करना होता है, राइट। तो ये सब आपको अच्छे से रीड करना है। और क्लॉज 32 के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड पॉइंट्स आपको मेंशन करना होता है। एंड 33 के अंदर डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA III एंड टैक्स रिक्वायर्ड सोर्स कॉम्प्लायंसेस सेक्शन वाइज डिडक्शन डिटेल्स क्लेम सेक्शन 80C 80G एक्सेट्रा अगर कंडीशंस मेट हुआ है तो। एंड TDS TCS compliance TAN सेक्शन नेचर टोटल पेमेंट अमाउंट ऑन व्हिच टैक्स इज रिक्वायर्ड डिडक्टेड टैक्स रिलेटेड करेक्ट और लोअर डेट, तो ये सब आपको मेंशन करना होता है। क्लॉज 35 के अंदर क्वांटिटेटिव डिटेल्स ट्रेडिंग कंसर्न हुआ तो प्रिंसिपल गुड्स ग्रेटर देन 10% ऑफ एग्रीगेट आइटम यूनिट ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल क्लोजिंग स्टॉक शॉर्टेज एक्सेट्रा। एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुआ तो रॉ मटेरियल्स ओपनिंग स्टॉक परचेज कंजप्शन सेल्स क्लोजिंग स्टॉक यील्ड परसेंटेज यील्ड एक्सेट्रा। एंड 36A में डीम्ड डिविडेंड, 37 एंड 38 में कॉस्ट ऑडिट एक्साइज ऑडिट ये इंपॉर्टेंट है। वेदर ऑडिट डन और नॉट रिपोर्ट डिसक्वालिफिकेशन डिसएग्रीमेंट ऑन वैल्यू क्वांटिटी आइटम एज आइडेंटिफाइड। तो एंड क्लॉज 40 के अंदर आपको मेंशन करना होता है रेशियोज एंड टर्नओवर डिटेल्स एंड बिजनेस ओनली नॉट प्रोफेशन। टर्नओवर GP ग्रॉस प्रॉफिट या फिर टर्नओवर नेट प्रॉफिट, टर्नओवर का नेट प्रॉफिट, टर्नओवर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, टर्नओवर का नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, टर्नओवर का स्टॉक इन ट्रेड कितना हो रहा है एंड कितना मेटल कंज्यूम हुआ है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का, तो आपको मेंशन करना है क्लॉज 40 में, जिसको कहते हैं रेशियोज एंड टर्नओवर डिटेल्स। रेशियोज एंड टर्नओवर डिटेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लॉज 40 के अंदर रेशियोज एंड टर्नओवर्स को मेंशन करना होता है, राइट। तो यूज प्रीवियस टैक्स ऑडिट फिगर्स एक्सप्लेन चेंजेस इफ रीस्टेटेड। एंड क्लॉज 41 के अंदर डिमांड रिफंड अगर कुछ है तो वो मेंशन करना होता है। क्लॉज 42 के अंदर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 61, 61A एंड 61B मेंशन करना होता है। क्लॉज 43 के अंदर कंट्री बाय कंट्री CBC रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 286 ये मेंशन करना होता है। एंड क्लॉज 44 में GST एक्सपेंडिचर ब्रेकअप ये सब आपको मेंशन करना होता है। टोटल एक्सपेंडिचर कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू हो, पेमेंट टू रजिस्टर्ड डीलर, एक्सपोर्ट गुड्स सर्विसेज, कंपोजिशन डीलर्स, अदर रजिस्टर्ड डीलर्स, पेमेंट्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स and only expenses which are supplied under section 7 of CGST Act. For ITR and tax audit reporting, registration status under GST does not affect income tax allowability. Now, tax points, key observations while filing form 3CD. जब हम 3CD फाइल करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है जिसको नोट करना है। इफ ए क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल देन टैक्स ऑडिटर शुड स्पेसिफिकली स्टेट इट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई भी क्लॉज जो इम्पोर्टेंट मतलब एप्लीकेबल नहीं है पर्टिकुलर केस में, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली स्टेट करना है इट इज नॉट एप्लीकेबल। कंसिडर द लॉ एप्लीकेबल फॉर द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर व्हेन कंप्यूटिंग अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस। If an item is covered under multiple clauses, then give cross-reference, report once in detail and refer in others. If there is a difference in opinion between assessee and auditor, then mention both views with reasoning so tax authorities can decide. Okay. And if assessee gives incomplete or incorrect information, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट इन दिस इन पारा 3, पारा 5 ऑफ फॉर्म 3CA एंड 3CB. एंड इफ ऑडिटर रिलाइज ऑन जुडिशियल pronouncement, then should not this fact as observation in para 3 and para 5.
ओके और ये था आपका नोट्स ऑफ कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन है वो भी डिस्कस करना है। यहाँ पर सेक्शन 44A भी अप्लाई होता है या नहीं देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट ऑन सेक्शन 44A बिजनेस है 72 लाख का एंड प्रोफेशन है 54 लाख। तो यहाँ पर प्रोफेशन के केस में 50 लाख क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर प्रोफेशन के केस में टैक्स ऑडिट अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड केस में बिजनेस के केस में टर्नओवर है 86 लाख बट प्रोफेशन के केस में 42 लाख है। तो कोई भी केस में टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर भी टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। और एक केस में बिजनेस इनकम है, बिजनेस टर्नओवर है 65 लाख और प्रोफेशन है 40 लाख। तो यहाँ पर कंबाइंड बिजनेस टर्नओवर है आपका 1 करोड़ तो यहाँ पर ऑडिट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। देन इलस्ट्रेशन नंबर 2 टोटल रिसिप्ट है 981.3 लाख और कैश रिसिप्ट है 46.3 लाख जो कि 4.72% हो रहा है। टोटल पेमेंट हुआ है 505 लाख जिसमें कैश पेमेंट है 28 लाख जो कि है 5.54%। सो यहाँ पर देखा जाए तो सिंस कैश पेमेंट ग्रेटर देन 5% है इट कैनॉट यूज 10 करोड़ थ्रेशोल्ड। यहाँ पर जो कैश पेमेंट है वो एक्सीड हुआ है तो एसएससी 10 करोड़ तक जो लिमिट था वो एसएससी अवेल नहीं कर पाएगा। अगर कैश ट्रांजेक्शन 5% से लेस होता तो वहां पर एसएससी के पास चांस था वो एसएससी जो है हायर साइड जा सकता था। सेल्स ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 PQR लिमिटेड विथ 2 बिजनेसेस। कंप्यूटर सेल्स हुआ है 300 लाख जो कि बैंकिंग चैनल में हुआ है। गारमेंट्स सेल है 250 लाख इंक्लूडिंग कैश सेल्स 200 लाख। एग्रीगेट कैश सेल्स 200 लाख है टोटल 550 लाख तो 36.36% हो रहा है। कैश ग्रेटर देन 5% है एंड अगर कैश 5% से ज़्यादा है तो हमको पता है कि जो 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट है हायर वाला वो नहीं मिलेगा। और टोटल सेल्स ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो टैक्स ऑडिट अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 44AB फॉर एंटायर बिजनेस एंड फाइल टैक्स ऑडिट ओनली फॉर गवर्नमेंट्स एंड पेनल्टी ऑन सेक्शन 271B ऑन टर्नओवर ऑफ कंप्यूटर बिजनेस 300 लाख जहाँ है तो वहां पर पेनल्टी लग जाएगा। राइट अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 का आते हैं। इसमें क्या हुआ है पेड प्रोफेशनल फी टू मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जहां पर टैक्स कटा नहीं हुआ है डिडक्ट नहीं हुआ है टैक्स एंड पेड प्रोफेशनल फी टू मिस्टर जेड 40,000 जिसमें टीडीएस फेल हो गए हैं मतलब टीडीएस काट कर देना चाहिए था जो नहीं हुआ है। डिजर्नेंस अंडर सेक्शन 40IA 30% ऑफ 40,000 जो कि 12,000। रेंट टू मिस्टर ए 2 लाख है बट थ्रेशोल्ड नॉट क्रॉस्ड तो यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड करेक्ट रिपोर्टिंग इन क्लॉज 21B में आपको करेक्ट रिपोर्टिंग करना है डिजर्नेंस अंडर सेक्शन 40IA के अंदर। क्लॉज 34A के अंदर टीडीएस का इंफॉर्मेशन शो करना है। क्लॉज 34B में जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स रिटर्न फाइल हुआ है बट मिस्ड मिस्टर जेड्स पेमेंट वो रिपोर्ट करना है। राइट और इलस्ट्रेशन नंबर 5 है क्या MSPL लोन एंड TDS लोन टेकन फ्रॉम ABCL वाया RTGS 50 लाख 35 लाख जो कि टोटल हो रहा है 85 लाख। इंटरेस्ट पेड एंड क्रेडिटेड तो वहां पर टैक्स कटेगा टैक्स डिडक्टेड प्रॉपरली। रीपेमेंट 25 लाख वाया RTGS। तो यहाँ पर क्या होगा आपको रिपोर्टिंग कहाँ करना है क्लॉज 31A के अंदर जो लोन एक्सेप्टेड हुआ है विद पैन मोड अमाउंट वो मेंशन करना है। क्लॉज 31C के अंदर रीपेमेंट डिटेल्स मेंशन करना है। क्लॉज 34A के अंदर जो TDS डिडक्टेड एंड पेड हुआ है वो सब मेंशन करना है। क्लॉज 34B में TDS रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट वो सब मेंशन करना है। राइट तो इतना ही था टैक्स ऑडिट के अंदर।
और लास्ट को जो 5 इलस्ट्रेशन है वो 5 इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इसमें हो सकता है एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, और वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स का, अप टू 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये सब जो इलस्ट्रेशन है प्रैक्टिस करना है, और बहुत इम्पोर्टेंट है टैक्स ऑडिट आपका प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये न्यूली ऐड हुआ है तो जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और ये मेरा शॉर्ट नोट्स है जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और 2 to 3 टाइम्स वीडियो को अच्छे से मतलब वॉच करना है, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है टैक्स ऑडिट को लेकर वो पूरे अच्छे से मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। So this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.